वो यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन हाँ, वो रीबॉर्न हो चुका था। वो वापस उसी दिन लौट आया था जिस दिन अनसुए की मां ने उसके चेहरे पर 5 लाख युआन का बैंक कार्ड दे मारा था। अपनी पिछली जिंदगी में उसने उस कार्ड को पैरों तले रौंद दिया था और चीख चिल्लाकर कहा था कि सच्चे प्यार की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन बदले में उसे सिर्फ उसके होठों पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान और अनसुए की नफरत से भरी नजर मिली थी। वो अंदर ही अंदर घबरा गया और सोचने लगा। उसके लायक बनने के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। पूरी यूनिवर्सिटी में उसने स्कॉलरशिप पाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। ग्रेजुएशन के बाद वो उसकी कंपनी में सबसे निचले और तुच्छ पद से जुड़ा था। वो हर किसी से ज्यादा मेहनत करता था। जहां दूसरे लोग नॉर्मल टाइम पर काम करते थे, वहां वो दिन रात बिना रुके काम करता था। फिर अचानक एएन फैमिली की कंपनी संकट में आ गई। वो हैरान होकर सोचने लगा। ये वो खुद था जिसने अपनी अथक कार्यशैली और बिजनेस की समझ के दम पर वो महत्वपूर्ण निवेश दिलाया था, जिसने कंपनी को दिवालिया होने के कगार से बचा लिया था। उसने सोचा कि वो एन फैमिली का स्तंभ बन जाएगा, कि वो अनसुए से बराबरी के दर्जे पर शादी कर पाएगा। लेकिन उसका इंतजार कर रहा था उसके शरीर का पूरी तरह टूट जाना। उस अनियमित जीवन शैली और अत्यधिक काम के बोझ ने उसकी सेहत को गंभीर रूप से खतरे में डाल दिया था। जब वो आखिरी बार गिरा था तो डॉक्टर ने उसे बताया कि उसे लास्ट स्टेज का कैंसर है। उसके पास जीने के लिए बस कुछ ही दिन बचे थे। और तभी ठीक उसी समय अनसुए और ली उससे मिलने आए। अनसुए की आंखों में अब वो पुरानी हमदर्दी नहीं थी, बल्कि सिर्फ राहत थी, जैसे उसने अभी अभी कोई बहुत बड़ा बोझ उतार फेंका हो। ली ने तो अपनी खुशी छुपाई भी नहीं। उसने अंशु की कमर पकड़ ली और ऊपर से नीचे तक उसे देखते हुए कहा, चेन यू, कंपनी बचाने के लिए शुक्रिया। अब वो बिल्कुल स्थिर है। शियाओ सुए और मैं अगले महीने एंगेज हो रहे हैं। वो उससे लिपट गई और धीरे से बोली, चेनू, तुम मुझसे नाराज मत होना। मेरी माँ सही कहती थी, हम कभी एक दुनिया के नहीं थे। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वो सोचने लगा। तो इस तरह उसकी सारी जिंदगी, उसकी सारी मेहनत, उनकी प्रेम कहानी में महज एक औजार रही थी। एक ऐसा औजार जिसे आखिर में बेरहमी से फेंक दिया गया था। उसने सोचा, इस जिंदगी में वो उन लोगों के प्यार का गुलाम बनकर रहने वाला बेवकूफ नहीं बनना चाहता। उसने तुरंत वो बैंक कार्ड ले लिया और मुस्कुराया। वो बोला, ठीक है मैडम, मैं पक्का कर दूंगा कि मैं उससे दूर ही रहूं। लिन फैंगिंग का चेहरा, यानी अनसुए की मां का चेहरा, पहली बार सफेद पड़ गया। उसने अनगिनत स्थितियों की कल्पना की थी, लेकिन उससे ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उसने उसके हाथ में पतला सा बैंक कार्ड देखा और उसकी आंखें चमक उठी। यह कोई साधारण बैंक कार्ड नहीं था। यह उसके लिए एक नई जिंदगी का पासपोर्ट था। अतीत के ताबूत पर आखिरी कील। डर था कि कहीं वो मना न कर दे। उसने उसकी उंगलियों से वो कार्ड छीन लिया। भरोसा जताने के लिए उसने खुद ही कहा, आप बेफिक्र रह सकती हैं। मैं न सिर्फ अनसुए से दूर रहूंगा, बल्कि कंपनी से इस्तीफा देकर इस शहर से गायब हो जाऊंगा। मैं अपने सारे कॉन्टैक्ट बदल दूंगा और पक्का कर दूंगा कि अनसुए मुझे उम्र भर न ढूंढ पाए। क्या यह काफी है? लिन फेंगिन पूरी तरह सन्न रह गई। उसने मुंह खोला तो सारे तैयार शब्द उसके गले में अटक गए। एक शब्द भी नहीं निकला। वो उसे ऐसे देख रही थी जैसे कोई नागिन हो। वो समझ सकता था। कल ही तो उसने अनसुए को खुश करने के लिए आधे घंटे से ज्यादा मूसलाधार बारिश में साइकिल चलाकर उसका पसंदीदा केक लाने की कोशिश की थी। जब वो उसकी बिल्डिंग के नीचे पहुंचा था तो बिल्कुल भीगा हुआ, बिल्कुल भीगे हुए चूहे जैसा लग रहा था। अनसुए ने बस गाड़ी की खिड़की से सिर निकालकर केक लिया और उसे तिरस्कार से देखा था। चेन यू, तुम कितने दयनीय हो सकते हो। उस वक्त ड्राइवर की सीट पर वो आदमी, जिसका नाम ली था, एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पर रखे, उसे संतुष्टि से देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी नजरों में मजाक और तरस था, जैसे कोई अपने मालिक का दिल जीतने की पूरी कोशिश कर रहे कुत्ते को देख रहा हो। उस पल उसके अंदर गुस्सा नहीं, बल्कि असीम उदासी छलक पड़ी। फिर वो धीरे से मुस्कुराया। उसने अपनी जेब से वॉलेट निकाला और उसमें से एक तस्वीर निकाली। वो अंशु और उसकी साथ की तस्वीर थी। यही उसके पास सबसे कीमती चीज थी। लिन फेंगिन के सामने बिना किसी हिचकिचाहट के उसने वो तस्वीर 2 टुकड़ों में फाड़ दी और पास के कूड़ेदान में डाल दी। फिर उसने वॉलेट में से अनसुए से जुड़ी हर चीज निकाल दी। उसके दिए गए सस्ते कीचेन से लेकर आखिरी चीज तक सब वहीं फेंक दिया। वो बोला, देख लीजिए, अपनी सच्चाई साबित करने के लिए मुझे अब इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। अब आप चैन की सांस ले सकती हैं। कॉफी शॉप से बाहर निकलते ही उसने सबसे पहले बैंक जाना उचित समझा। एटीएम में 5,01,354 युआन का बैलेंस देखकर उसने एक लंबी गहरी सांस छोड़ी। वो 1354 युआन उसकी पिछली जिंदगी की कुल जमा पूंजी थी, जो उसने बड़ी मुश्किल से बचाई थी। ये कितना हास्यास्पद और दुखद था। बिना देर किए उसने 10,000 युआन कैश निकाले, जेब में रखे और उस जगह चला गया जहां वो सबसे अच्छी तरह जानता था, बिजनेस ग्रुप की बिल्डिंग के सामने वाला फुटपाथ। वो अंदर नहीं गया, बस बिल्डिंग के सामने वाली बेंच पर बैठ गया और चुपचाप उसे देखता रहा। अपनी पिछली जिंदगी में वो उस जगह को अपना युद्ध क्षेत्र, अपनी पनाहगाह मानता था। उसने वहां पसीना बहाया था, अनगिनत रातें गुजारी थी और कभी वो उस जगह पर जोश और उत्साह से भरा हुआ था। उसने सोचा था कि उसने अपना भविष्य अपने हाथों में ले लिया है, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखता है तो वो उस इमारत में एक ऐसा पुर्जा मात्र था जिसे कभी भी बदला जा सकता था। एक समर्पित कर्मचारी, एक बेवकूफ जो दूसरों के फायदे के लिए दिन रात काम करता था। अचानक उसका फोन बजा। वो अनसुए का व्हाट्सएप मैसेज था। चेन्यू, मेरी माँ तुमसे मिलने आई थी। उसकी बातों का बुरा मत मानना, वो हमेशा ऐसी रहती है। मेरा इंतजार करना, मैं आज रात तुमसे मिलने आ रही हूँ। हमें गंभीरता से बात करनी है। और ठीक उसके बाद एक और मैसेज आया, मेरे पास बाउजी और तले हुए पकौड़े हैं, तुम्हारे पसंदीदा, अभी अभी बने हैं, आज रात तुम्हारे लिए लाती हूँ। उसने स्क्रीन पर उन शब्दों को देखा और उसे गहरा घृणा हुआ। फिर से वही पुराना मानसिक खेल।
मारो और सहलाओ, थोड़ी सी सस्ती मिठास दिखाकर उसे यकीन दिलाओ कि वो उसकी परवाह करती है, ताकि वो खुशी खुशी उसके लिए काम करता रहे। अपनी पिछली जिंदगी में उसने उसे पूरी तरह से काबू में कर लिया था। बस उसके साथ थोड़ी अच्छाई करती तो वो इतना खुश हो जाता कि खुद पर काबू नहीं रहता और भी पागलों की तरह काम करता, बस ये साबित करने की कि उसका चुनाव गलत नहीं था। अब उसे सिर्फ मिचली आ रही थी। उसने उसकी प्रोफाइल पिक्चर खोली और बिना देर के डिलीट कॉन्टैक्ट बटन दबा दिया। ये सब करने के बाद वो उठा, पास के एक मोबाइल शॉप में गया, अपना फोन नंबर बदलवाया और फिर टैक्सी लेकर अपने छोटे से किराए के कमरे की तरफ चल दिया। कमरा छोटा था, लेकिन उसने बहुत साफ सुथरा रखा था। दीवार पर अभी भी अनसुया और उसकी तस्वीरें लगी थी। शेल्फ पर उसकी दी हुई किताबें रखी थी। वो बेरहमी से एक एक करके उससे जुड़ी सारी चीजें ढूंढने लगा और उन्हें एक बड़े कूड़े के थैले में डालने लगा। तस्वीरें फाड़ी, प्यार के पत्र जलाए, उसके दिए गए सस्ते तोहफे भी फेंक दिए। जब उसने आखिरी फ्रेम में रखी, उसकी मुस्कुराती हुई तस्वीर उठाकर कूड़े के थैले में फेंकी, तो उसका पूरा शरीर हल्का हो गया, जैसे 10 साल से ढोया जा रहा बोझ उतर गया हो। उसने कंप्यूटर खोला और अपना इस्तीफा टाइप किया, बिना किसी लाग लपेट के, बस कुछ ही लाइनें। प्रिय प्रबंधन, मैं चेन्यू स्वेच्छा से अपने पद से इस्तीफा देता हूं और इसकी स्वीकृति चाहता हूं। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। मुझे किसी वेतन समझौते की आवश्यकता नहीं है। उसे उस पैसे की जरूरत नहीं थी। वो सिर्फ जल्द से जल्द उस जगह से बाहर निकलना चाहता था। एक बार और हमेशा के लिए उन लोगों से सारे रिश्ते तोड़ देना चाहता था। इस्तीफा एचआर मैनेजर और अपने तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को मेल करने के बाद उसने कंप्यूटर बंद कर दिया। उसने अपना वो सूटकेस उठाया जो उसने पहले ही तैयार कर रखा था, जिसमें बस कुछ बदलने के कपड़े और सारे जरूरी दस्तावेज थे। कमरे की बाकी चीजों की उसे कोई जरूरत नहीं थी। वो अपनी पिछली जिंदगी की उस बेवकूफी भरी जिंदगी के साधारण से अंतिम संस्कार जैसा था। उसने सूटकेस खींचा और बिना पीछे देखे चल दिया, उन सब छोटी मोटी यादों को पीछे छोड़ता हुआ। सीढ़ियां उतरते समय उसने एक परिचित परछाई देखी। वो अनसुए थी। उसके हाथ में बाऊजी का थैला था और वो सीढ़ियों के नीचे घबराई हुई नजर से देख रही थी। उसे सूटकेस लिए बाहर आता देख वो एक पल को अचंभित रह गई, फिर तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। चेन्यू, तुम कहां जा रहे हो? उसकी आवाज में एक ताना था। वो रुका नहीं, उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं और सीधा उसके पास से गुजर गया। उसने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ने की कोशिश की, उसने टाल दिया, मुड़ा और उसे घूर कर देखा। रिबॉर्न होने के बाद वो पहली बार था जब वो सीधे उसकी आंखों में देख रहा था। वो अब भी उसी बेदाग मेकअप के साथ खूबसूरत लग रही थी, लेकिन अब उस खूबसूरत त्वचा के पीछे वो सिर्फ स्वार्थ, झूठ और बुराई देख रहा था। तुम्हें क्या हो गया? मैं तुमसे बात कर रही हूं। ये देख करके वो उस पर ध्यान नहीं दे रहा। वो नाराज होने लगी। ये सब मेरी माँ ने किया है ना, इसलिए तुम नाराज हो। मैंने तुमसे कहा न उसकी बातों का बुरा मत मानना। मैं उससे फिर बात करूंगी। और तुम ये सूटकेस लेकर कहां जा रहे हो? कहीं घूमने जा रहे हो या घर छोड़ रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत बचकाना व्यवहार कर रहे हो? उसकी आवाज में अब भी वही ऊपर से नीचे देखने वाली श्रेष्ठता थी, जैसे उसकी सारी भावनाएं उसी के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। वो बोला, तुम कभी किसी इंसान को समझ नहीं सकती। उसे देखकर वो अचानक मुस्कुरा दिया। अनसुए, उसे तुम्हें उत्सुकता ने मीशा कहा। उसने अपनी जेब से बैंक कार्ड निकाला और उसके सामने हिलाया। तुम्हारी माँ ने मुझे तुमसे दूर रहने के लिए 5 लाख युआन दिए। अनसुए का चेहरा तुरंत बदल गया। वो जल्दी से बोली, चेन्यू, तुम उस पर ध्यान मत दो। उसने उसे टोकते हुए कहा। मैंने ध्यान दे दिया, मैंने पैसे ले लिए और उनसे वादा किया कि मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। अनसुए का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। शायद उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो इतनी आसानी से ये बात उजागर कर देगा। उसके दिमाग में उसे शर्मिंदा और अपमानित महसूस करना चाहिए था। तुम वो पैसे कैसे ले सकते हो चेन्यू? क्या हमारे बीच जो कुछ भी था वो सिर्फ 5 लाख युआन का था? उसने दर्द से पूछा। वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे दुनिया का सबसे बड़ा तमाशा देख रहा हो। ओह अनसुए, क्या हमारे बीच कभी कुछ था भी? तो तुम जिस भावना की बात कर रही हो, क्या वो ये है कि तुम मेरा भला चैन से उठाओ, मैं तुम्हारे परिवार की कंपनी के लिए गुलामों की तरह काम करूं और फिर तुम पलटकर दूसरे लड़के के साथ शानदार कार में मौज करो? और जिसे तुम भावना कहती हो वो ये है कि एक तरफ तुम कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो और दूसरी तरफ योजना बनाओ कि जब मैं काम काज करते करते थक कर मर जाऊं तो मेरी बनाई हुई सारी चीजें तुम्हें कैसे हड़पनी है। वो बिल्कुल शांत आवाज में बोल रहा था, लेकिन हर शब्द ठंडे चाकू की तरह सीधा अनसुए के दिल में उतर रहा था। उसका चेहरा लाल से बिल्कुल सफेद हो गया। तुम बकवास कर रहे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसकी आंखों में दहशत थी। वो उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। वो हल्का सा हंसा। ठीक है, अब और नाटक करने की जरूरत नहीं है। तुम कैसी इंसान हो ये तुम खुद जानती हो और अब मैं भी अच्छी तरह देख चुका हूं। और रहे वो 5 लाख युआन, मुझे लगता है तुम्हारी माँ, वो हमारी भावनाओं की कीमत नहीं चुका रही थी, बल्कि तुम्हारे परिवार के लिए मेरे इन बरसों की गुलामी का पैसा दे रही थी। ये थोड़ा कम है, लेकिन कुछ न होने से तो अच्छा ही है। आखिरकार तुम लोगों की नजरों में मेरी जिंदगी की कोई कीमत है ही नहीं। ये कहकर उसने उसके बेजान चेहरे की तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। सूटकेस उठाया, करवट बदली और चल दिया। रुको, मुझे सब साफ साफ बताओ। तुम्हें कुछ पता चल गया है ना? वो मुड़ा नहीं। मुझे सब कुछ पता है। तुम लोगों की सारी योजनाएं पता है, कंपनी की कमजोरियां और उसका भविष्य पता है। मुझे पता है कि तुम लोग कैसे अपनी ऊंचाई से गिरकर चूर चूर हो जाओगे और मैं वही रहूंगा जो सबसे ऊंची जगह पर खड़ा होकर बाहर से ठंडे दिल से ये सब तमाशा देखेगा। उसने एक टैक्सी रोकी और सीधे एयरपोर्ट चला गया, वो शहर जहां उसने इतने साल गुजारे थे। पीछे छूटता जा रहा था। उसने नया फोन निकाला। उसने सिसोन पाना के लिए टिकट बुक किया। कोई खास वजह नहीं थी, बस एक गर्म जगह जाना चाहता था जहां वो पूरी तरह से आराम कर सके। आज से वो अपने लिए जिएगा। और रही अनसुए और उसकी सारी परेशानियां, वो सब अतीत में सड़े। तभी फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। चेन्यू, तुम आखिर कहां हो? साफ साफ बताओ और फिर जाना। तुमने कुछ गलत समझ लिया है। ली और मैं बस नॉर्मल फ्रेंड्स हैं। उसने मैसेज देखकर मुस्कुराते हुए अपने होठों को मरोड़ा।
नॉर्मल फ्रेंड्स जो मिलकर मेरा इस्तेमाल करने की साजिश रचते हैं, नॉर्मल फ्रेंड्स जो मेरे मरने का इंतजार करते हैं ताकि सब कुछ हथिया लें। उसने वो नंबर ब्लॉक कर दिया और फोन बंद कर दिया। खिड़की के बाहर शाम ढलने लगी थी। आसमान को गहरे नारंगी रंग में रंग रही थी। एक नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी। सिसोनपाना की हवा नम और गर्म थी, जिसमें जड़ी बूटियों और गीली मिट्टी की सुगंध घुली हुई थी। उसे उष्णकटिबंधीय पेड़ों के बीच छिपा एक छोटा सा होटल मिला, जहां उसने आराम करने के लिए कमरा ले लिया। बस खिड़की खोलने पर सामने हरियाली का सैलाब उमड़ पड़ता था। पहले दिन उसने बिल्कुल कुछ नहीं किया, बस सोया। वो सुबह से रात तक और रात से अगली सुबह तक सोता रहा, जैसे अपनी पिछली जिंदगी की सारी खोई हुई नींद पूरी करनी हो। जब उठा तो लगा जैसे उसका पूरा शरीर फिर से जीवित हो गया हो। वो थकान जो हड्डियों तक उतर चुकी थी, बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। उसने अपना पुराना फोन चालू किया, जो काफी दिनों से बंद पड़ा था। चालू होते ही ढेरों मैसेज और मिस्ड कॉल्स का सैलाब आ गया। उनमें से ज्यादातर अनसुए और उसकी करीबी सहेलियों के थे। चैन यू, तुम कहाँ हो? मुझे अभी फोन करो। अरे चैन, क्या तुम आदमी हो या नहीं? अगर कुछ है तो आमने सामने बात करो। ऐसे गायब होने में क्या अच्छाई है? चैन यू, शियाओ से चिंता से पागल हो रही है, वापस आ जाओ। बच्चों जैसा व्यवहार करना बंद करो। उसने एक एक करके सारे मैसेज पढ़े। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उनमें एचआर डिपार्टमेंट के कुछ मैसेज भी थे। चू, हमें तुम्हारा इस्तीफा मिल गया है, लेकिन प्रोसेस को फॉलो करना होगा। इस तरह बिना बताए चले जाना जॉब अबेंडमेंट माना जाएगा। कंपनी तुमसे जवाबदेही मांग सकती है। चैन यू, डायरेक्टर एएन ने तुरंत वापस आने का आदेश दिया है। एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसे तुम्हें संभालना है। चैन यू, अगर तुम नहीं आए तो कंपनी तुम पर जॉब अबेंडमेंट का केस करेगी और इससे तुम्हारे करियर पर असर पड़ेगा। धमकियां और चापलूसी, वही पुराने हथकंडे। वो तिरस्कार से हंसा और वो सारे मैसेज डिलीट कर दिए। फिर उसने एक नया सिम कार्ड निकाला और एक स्टॉक अकाउंट में लॉग इन किया, जो काफी समय से इस्तेमाल नहीं हुआ था। उस अकाउंट में अभी भी कुछ पैसे बचे थे, जो उसने यूनिवर्सिटी में पार्ट टाइम काम करके बचाए थे। वो कंप्यूटर की स्क्रीन देखता रहा। पिछली जिंदगी की यादें तेजी से उसके दिमाग में कौंध रही थी। रिबॉर्न होने का सबसे बड़ा फायदा था इन्फॉर्मेशन सिमेट्री। वो अच्छी तरह जानता था कि अगले कुछ सालों में कौन से शेयर उड़ान भरेंगे, कौन से सेक्टर ट्रेंड बनेंगे। उसने कार्ड के 5 लाख युआन को 2 हिस्सों में बांटा। 2 लाख उसने बिना किसी हिचक के एक टेक स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिए, जिसके बारे में उस समय किसी को पता नहीं था। लेकिन 6 महीने बाद एक तकनीकी ब्रेक थ्रू के कारण उसकी कीमत 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ने वाली थी। बाकी के 3 लाख उसने कई मिडिल चैनलों के जरिए पूरी तरह से बिटकॉइन में बदल दिए। ये सब करने के बाद उसने कंप्यूटर बंद किया और पूरी सुकून से शरीर को तान दिया। अब बस चुपचाप उस बीज के अंकुरित होने और फल देने का इंतजार करना था। तब तक वो उस जिंदगी का लुत्फ उठाना शुरू कर देगा जिसे वो कभी अनुभव नहीं कर पाया था। अगले महीने भर में उसने पूरी तरह से आराम किया। उसने सिसोनपाना के कस्बों का दौरा किया, हाथी पर सवारी की, वहां के रस्म रिवाज देखे, स्थानीय लोगों के साथ चावल की शराब पी। उसने हाथों से खाना खाया, ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन देखे, अजीबोगरीब आकृतियों वाले पौधों को निहारा, कुदरत की करामात देखी। उसने एक बाइक किराए पर ली और बिना किसी मंजिल के पहाड़ी रास्तों पर घूमता रहा। हवा उसके कानों में सीटियां बजाती हुई सारी चिंताएं और थकान बहा ले जा रही थी। वो चेन यू नहीं रहा था जो हमेशा प्लान्स और प्रोजेक्ट्स के बोझ तले दबा रहता था। न ही वो चेन यू जो अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए अपना सब कुछ नीचा कर लेता था। वो बस एक आजाद आत्मा था जो अपने लिए जी रहा था। उस दौरान वो कभी कभी अपना पुराना फोन खोल कर देखता कि उन लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं। अनसुए के मैसेज पहले की चिंता और गुस्से से धीरे धीरे गिड़गिड़ाहट और अपमान में बदलते जा रहे थे। चेन यू, मुझसे गलती हो गई, क्या तुम वापस आ सकते हो? चलो फिर से शुरू करते हैं। ली और मेरे बीच वाकई कुछ नहीं है, मेरा विश्वास करो। उस दिन वो मुझे घर छोड़ने पर अड़ गया था। इन दिनों तुम नहीं हो तो मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। जल्दी वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। अगर ये सब उसकी पिछली जिंदगी में हुआ होता तो ये मैसेज पढ़कर उसका दिल पिघल गया होता और वो पहली हवाई टिकट लेकर वापस भागा आता, उसके सामने घुटनों के बल गिड़गिड़ाकर माफी मांगता। लेकिन अब उसे ये सब सिर्फ हास्यास्पद लग रहा था। वो जिस चीज को मिस कर रही थी वो इंसान नहीं था जो वो था, बल्कि वो आदमी था जो हमेशा उसकी हाँ में हाँ मिलाता था, उसके परिवार के लिए गुलामों की तरह काम करता था और उनकी सारी मुश्किलें हल करता था। एक औजार। उसने कुछ जवाब नहीं दिया, बस दिलचस्पी से उसका ये एक तरफा अभिनय देखता रहा। 1 महीने बाद वो चेंगदू के लिए उड़ गया। वहां वो पूरी तरह से आलसी बन गया। हर दिन बस हॉटपॉट, भुने हुए कबाब खाता रहता था। जो सारी चीजें उसने अपनी पिछली जिंदगी में सिर्फ फूड शो में देखी थी, उन सबको उसने चखा। उसने हर गली मोहल्ले को घूमा, जिल्ली गली में टहला, पीपुल्स पार्क के टी हाउस में बैठा और वेंशन चाय का स्वाद चखा। जीवन के उस धीमेपन और सांसारिकता ने उसे पूरी तरह से संभाल लिया। एक और महीना बीत गया। उसे एक फोन आया जिसका वो इंतजार कर रहा था। वो स्वेई था जो एएन ग्रुप में उसका इकलौता दोस्त था। वो एक शांत स्वभाव का तकनीशियन था। पिछली जिंदगी में जब सबने उससे दूरी बना ली थी तो वो अकेला था जो अब भी उससे बात करने को तैयार था। चेन यू, तुम आजकल कहाँ हो? संगवे की आवाज कुछ हिचकिचाती हुई सी थी। घूम रहा हूं। कोई बात है? तुमने सच में कंपनी छोड़ दी? हाँ, इस्तीफा दे दिया। फोन के दूसरी तरफ कुछ देर सन्नाटा छाया रहा। फिर संगवे धीमी आवाज में बोला, यू भाई, मुझे लगता है कंपनी में कुछ होने वाला है। उसने ढोंग करते हुए अपनी भौहें चढ़ाई। क्या होने वाला है? क्या सब ठीक नहीं चल रहा? अरे क्या बताऊं? स्विच ने आहा भरी। जब से तुम गए हो, जो जिनसेन प्रोजेक्ट तुम संभालते थे वो डायरेक्टर एएन ने ली को दे दिया है। संगवे का पारा चढ़ने लगा। वो लौंडा है ही निकम्मा, बस हाँ हाँ करता है, कुछ नहीं जानता।
तुम्हारे बनाए प्रोजेक्ट के स्कीम को लेकर उसने उसका बेड़ा गर्क कर दिया और ऊपर से बोलता है कि तुम्हारा प्लान बहुत कंजर्वेटिव है, उसे इंटरनेट थिंकिंग लागू करनी चाहिए। नतीजा यह हुआ कि प्रोजेक्ट के फर्स्ट फेज का डेमो बुरी तरह फेल हो गया। पार्टनर्स बेहद नाराज हैं। उनका कहना है कि हम अनप्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं और वो सहयोग की समीक्षा करने पर विचार कर रहे हैं। अब पूरी कंपनी में हड़कंप मचा हुआ है। डायरेक्टर एएन इतना तनाव में है कि उसके मुंह में छाले पड़ गए हैं। उसने चाय का कप उठाया, तैरती हुई पत्तियों को धीरे से उड़ाया और अपने होठों के कोने पर एक बमुश्किल दिखने वाली मुस्कान ले आया। सब कुछ उसी तरह हो रहा था जैसी उसने भविष्यवाणी की थी। जिनसेन प्रोजेक्ट एएम ग्रुप का अगले कुछ वर्षों का सबसे अहम प्रोजेक्ट था। वो शाही कृति जिसे उसने अपनी पिछली जिंदगी में अपना सब कुछ झोंक कर बनाया था। प्रोजेक्ट की मुख्य टेक्नोलॉजी और उसे लागू करने का प्लान सिर्फ वो पूरी तरह से जानता था। जाते समय उसने जानबूझकर कुछ बैकडोर छोड़ दिए थे जिन्हें सिर्फ वो समझ सकता था। साथ ही कुछ ऐसे बिंदु थे जो साधारण लगते थे लेकिन असल में क्रिटिकल टेक्निकल नोट्स थे। वो निकम्मा ली उन्हें कभी नहीं देख पाएगा। क्रेडिट लेने और ये साबित करने की अपनी जल्दी में कि वो उससे बेहतर है, वो जरूर उसमें बड़ा बदलाव करेगा और फिर उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। संगवे की आवाज में जल्दबाजी आ गई। चेन यू, अनसुए और सब तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं। आज अनसुए खुद कंपनी आई थी और मुझसे पूछ रही थी कि क्या मुझे पता है तुम कहाँ हो। यू भाई, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें वापस आकर देखना चाहिए कि क्या हो रहा है? वो ठंडे स्वर में हंसा। वापस आकर क्या करूं? उस निकम्मे की करतूत सुधारने? लेकिन वैसे भी कंपनी वो जगह है जिससे तुम काफी जुड़े थे, और अनसुए अब भी। उसने उसे टोकते हुए कहा। और अनसुए और मैं अब कुछ नहीं है। एएन परिवार की कंपनी का जीना या मरना मुझसे कोई लेना देना नहीं है। संगवे अचंभित रह गया। खत्म हो गया? कब से? जिस दिन से मैं गया हूं। तो आगे से अगर वो तुम्हें ढूंढे तो कह देना कि तुम्हें कुछ नहीं पता और इन बातों के लिए मुझे फिर कभी फोन मत करना। ये कहकर उसने फोन रख दिया। संगवे एक अच्छा इंसान था लेकिन वो उसे इस मामले में नहीं घसीटना चाहता था। यह बदला सिर्फ उसका अपना था। वो बांस की कुर्सी पर लेट गया, अपने सिर पर उदास आसमान देखने लगा, लेकिन उसका मन अविश्वसनीय रूप से प्रसन्न था। अनसुए और ली के इस नाटक का दूसरा भाग अभी शुरू ही हुआ था। अगले कुछ दिनों में उसने खुद को पूरी तरह से अतीत से काट लिया। उसने चेंगडू के आसपास का दौरा किया और हर नजारे के साथ उसका दृष्टिकोण और भी शांत होता गया। पिछली जिंदगी की नफरत उसके सीने पर एक विशाल चट्टान की तरह दब रही थी, लेकिन अब वो चट्टान धीरे धीरे टूटकर धूल में बदल रही थी, जिसे हवा उड़ाए ले जा रही थी। वो अब सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं जी रहा था, वो इस नई जिंदगी का आनंद लेने के लिए जी रहा था जो उसे इतनी मुश्किल से मिली थी। बदला तो बस एक साइड डिश की तरह था जो इस अद्भुत यात्रा में एक अतिरिक्त स्वाद भर देता था। 2 महीने बाद उसने शेयरों में लगाए गए 2 लाख रुपए 5 गुना होकर 10 लाख हो चुके थे। बिना देर किए उसने उन सबको बेच दिया। फिर अपनी यादों के आधार पर उसने एक और फार्मास्यूटिकल सेक्टर के शेयर में निवेश कर दिया जो ब्लास्ट होने वाला था। उसने पहले जो बिटकॉइन खरीदे थे वो भी धीरे धीरे चढ़ने लगे थे। सब कुछ उसी तरह हो रहा था जैसी उसने योजना बनाई थी। अब उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। जब उसे लगा कि अतीत के लोग और चीजें बहुत दूर जा चुकी हैं, एक अप्रत्याशित मेहमान ने उसकी शांति को तोड़ दिया। उस दिन वो किंगई झील के किनारे एक छोटे से कस्बे में एक तिब्बती रेस्तरां में खाना खोज रहा था। जैसे ही वो बैठा, एक आकृति जो एक ही बार में परिचित और अजीब थी दरवाजे पर दिखाई दी। वो अनसुए थी। वो बहुत पतली और दुबली हो गई थी। पहले वाला बेदाग मेकअप गायब था, उसकी जगह थकान से भरा चेहरा था। उसने मुझे कैसे ढूंढ लिया? वो कुछ उत्सुकता से सोचने लगा, हालांकि उसे जल्दी समझ में आ गया। एन परिवार के संसाधनों से किसी को ढूंढना जब वो चाहे तो बस समय की बात थी। शायद वो खुद देखना चाहता था कि वो अब किस हालत में है। उसने भी उसे देख लिया था। उसकी आंखें तुरंत चमक उठी और वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। चेन्यू, उसकी आवाज टूट रही थी जैसे वो रोने ही वाली हो। वो नहीं उठा, बस चुपचाप उसे देखता रहा। आखिरकार तुम मिल ही गए। वो उसके सामने रुकी और आंसू टूटे मोतियों की तरह बहने लगे। पता है तुम्हें ढूंढना कितना मुश्किल था? उसने उसकी बांह पकड़ने की कोशिश की लेकिन उसने शांतिपूर्वक टाल दिया। उसकी ठंडी प्रतिक्रिया ने उसे घबरा दिया। चियू, तुम्हें क्या हो गया है? तुम मेरी तरफ देखते ही क्यों नहीं? क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? उसने जल्दी से कहा। मुझसे गलती हो गई, सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ली के साथ इतनी घनिष्ठता नहीं बनानी चाहिए थी। मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? उसने उसके आंसुओं से भरे चेहरे की तरफ देखा, लेकिन उसके मन में कोई भाव नहीं उठा। तुम मुझसे क्यों मिलने आई हो? मिस एन। मिस एन का संबोधन सुनकर वो पूरी तरह हिल गई। वो उसे अविश्वास से देखने लगी। चेंजू, तुमने मुझे क्या बुलाया? मैं मिस एन नहीं हूं, मैं अनसुए हूं। मैं तुम्हारी अनसुए हूं। अनसुए, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? उसकी ठंडक और दूरी ने आखिरकार उसे समझा दिया कि वो नाराज नहीं था, बल्कि सच में बदल चुका था। उसका रोना धीरे धीरे बंद हो गया। उसकी जगह गहरे दहशत ने ले ली। चेन यू, कंपनी में बड़ा मामला हो गया है। जिनसेन प्रोजेक्ट फेल हो गया। पार्टनर अपना पैसा निकालना चाहता है और हमसे करार के उल्लंघन की भारी भरकम भरपाई मांग रहा है। उसने एक बेसुरी सी आवाज निकाली, चॉपस्टिक उठाई और मांस का एक टुकड़ा ले लिया। उसने शांतिपूर्वक उसे चबाया। स्वाद अच्छा है, बहुत नरम है। उसकी प्रतिक्रिया उसकी सारी गणनाओं पर पानी फेर रही थी। उसने उम्मीद की थी कि वो हैरान होगा, चिंतित होगा कि पहले की तरह कंपनी की समस्याओं को अपनी समझेगा और उस आपदा को सुलझाने में कूद पड़ेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो उतना ही शांत था जैसे उसने कोई ऐसी कहानी सुनी हो जिससे उसका कोई लेना देना ही नहीं था। चेन्यू आखिरकार खुद को नियंत्रित नहीं कर पाई। उसकी आवाज तेज हो गई। क्या तुम सुन रहे हो? कंपनी डूब जाएगी, हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। तो क्या? उसने उसकी तरफ देखा। तुम्हारी कंपनी डूबने से मुझे क्या? तुम्हें क्या मतलब? तुम भी तो कंपनी का हिस्सा हो। जिनसेन प्रोजेक्ट तुमने बनाया था, तुम्हारे सिवा कोई उसे नहीं बचा सकता। तुम ही कंपनी को बचा सकते हो। अनसुए, क्या तुम कुछ भूल गई हो? उसने चॉपस्टिक मेज पर रख दी और नैपकिन से मुंह पोंछा। पहली बात, मैं पहले ही इस्तीफा दे चुका हूँ। दूसरी बात,
मैं अभी एन ग्रुप का कर्मचारी नहीं हूँ। तुम्हारी माँ ने मुझसे दूर रहने के लिए 5 लाख युआन दिए थे। मैं बस अपना वादा निभा रहा हूँ। अंशुए का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। शायद उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो इतनी शांति से इस बारे में बात कर सकता है। वो मेरी माँ ने किया था, मैंने नहीं। उसने खुद का बचाव करने की कोशिश की। वो पैसे मैं तुम्हें लौटा सकती हूँ, 2 गुना या 10 गुना। बस तुम वापस आकर कंपनी की मदद करो। उसने एक ठहाका लगाया। अंशुए, क्या तुम्हें लगता है मुझे अब उन पैसों की परवाह है? वो उसे तरस से भरी नजरों से देखने लगा। अब भी तुम्हें समझ नहीं आया? मैं पैसों की वजह से नहीं गया, बल्कि इसलिए गया क्योंकि मैं एक बेवकूफ बने रहना नहीं चाहता था। चेन्यू, क्या तुम जानती हो इस समय तुम्हारे बारे में सबसे हास्यास्पद बात क्या है? उसने उसे टोकते हुए कहा। ये कि तुम बिल्कुल हाशिए पर आ चुकी हो और आकर मुझसे गिड़गिड़ा रही हो, लेकिन फिर भी उस अंदाज में हो जैसे तुम्हें ये सब हक से मिल रहा हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा ही? उन हास्यास्पद भावनाओं के सहारे या अपने खूबसूरत चेहरे के दम पर? उसके शब्द चाकू की तरह सीधे उसके दिल में उतर रहे थे। शायद किसी ने उसे इस तरह कभी अपमानित नहीं किया था। आखिरकार वो हमेशा से वो राजकुमारी थी जिसके पीछे हर कोई दीवाना था। वो उसे होंठ कांपते हुए देख रही थी। काफी देर तक एक शब्द भी नहीं बोल पाई। उसे लगा कि वो इतनी शर्मिंदा होगी कि करवट लेकर चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वास्तविकता के कुचलते दबाव के सामने वो तथाकथित स्वाभिमान बेकार था। उसने एक गहरी सांस ली, उसके पास आई, झुकी और उस स्वर में बोली जो उसने उसमें कभी नहीं सुना था। एक लगभग चापलूसी भरा स्वर। चेन्यू, मैं तुमसे विनती करती हूँ, बस मेरी मदद कर दो। मैं तुम्हारी जो भी कहोगी वो करूंगी। उसकी आवाज कांप रही थी और उसकी आंखों से निराशा और आंतरिक संघर्ष टपक रहा था। वो कुर्सी पर लेट गया और उसके होंठों के कोने पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। जो भी कहूंगी। अंशुए सन्न रह गई। वो संकेत साफ समझ गई थी। उसके चेहरे पर एक क्षण के लिए शर्मिंदगी और आंतरिक द्वंद्व झलक गया। उसने अपना निचला होंठ काटा और सिर हिला दिया। उसने एक संतुष्ट मुस्कान बिखेरी। एक समय था जब उसका हाथ पकड़ना भी उसे मुश्किल लगता था। डरता था कि कहीं वो खूबसूरत नाराज न हो जाए। और अब वो खुद सौदेबाजी के लिए एक वस्तु बन रही थी। सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। क्या तुम्हें पहले अपनी नेकनीति नहीं दिखानी चाहिए? उसने उंगली बढ़ाई और उसे अपने होठों पर हल्के से छुआ। अपमान से भरपूर एक उत्तेजक इशारा। अंशुए का चेहरा तुरंत लाल हो गया। वो उसे पूरी नजरों से देख रही थी। शायद उसने कल्पना भी नहीं की थी कि जो उसकी बिना शर्त परवाह करता था, जो चेन्यू उस पर आवाज भी नहीं उठा सकता था, वो इतनी बेशर्म मांग कर सकता है। आसपास के दूसरे लोग हमारी तरफ ध्यान देने लगे थे, हमें उत्सुकता से देख रहे थे। वो नजरें अंशुए पर सुइयों की तरह चुभ रही थी। उसकी नजरें उस पर जमी हुई थी। उसका शरीर हल्का सा कांप रहा था। वो जानता था कि वो अंदर ही अंदर एक भयंकर जंग लड़ रही है। एक तरफ उसके परिवार का अस्तित्व और अगले कुछ दशकों की आलीशान जिंदगी थी, तो दूसरी तरफ उसका बचा कुचा थोड़ा सा अभिमान। उसने उस पर दबाव नहीं डाला। वो बस शांतिपूर्वक उसे देखता रहा। आखिरकार ऐसा लगा जैसे उसने कोई फैसला कर लिया हो। उसने कौंपती हुई आंखें बंद की और धीरे धीरे उसकी तरफ झुकी। उसके होंठ ठंडे और सख्त थे, उनमें निराशा का कड़वा स्वाद था। उसने कोई जवाब नहीं दिया, न ही उसने अपनी आंखें बंद की। वो उसे घूर रहा था, उसके पीले और अपमानित चेहरे को देख रहा था, उसकी बंद पलकों को देख रहा था जो हल्के से कौंप रही थी। जिस क्षण वो अलग होने वाली थी, उसने अचानक हाथ बढ़ाया और उसके सिर के पिछले हिस्से को पकड़कर चुंबन को और गहरा कर दिया। उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे और जोर से दबाया। उसकी हरकत अचानक और सीधी थी, उसमें कोई मिठास नहीं थी, सिर्फ बदले का मजा था। काफी देर बाद उसने उसे छोड़ा। वो लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे हटी। हो गया? उसने कर्कश आवाज में पूछा। उसने नैपकिन से धीरे धीरे अपना मुंह पोंछा। मैंने तुमसे कहा था, अगर करना है तो अच्छे से करो। चलो होटल चलते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी नेकनियति कितनी गहरी है। अंशुए अपनी जान गंवा बैठी, जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही हो। वो उसे ऐसे देख रही थी जैसे कोई शैतान हो। चेंजू, क्या तुम्हें ऐसा करना जरूरी है? नहीं तो कैसे पता चलेगा कि तुम बाजार में मोल भाव कर रही थी? खुद को मत मारो। अब तुम मुझसे गिड़गिड़ा रही हो, या यूं कहो, अब तुम्हें मुझसे शर्तें तय करने का कोई अधिकार नहीं है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, सिर हिला दिया। ठीक है। वो हैसा, एक मुस्कान जिसमें कोई गर्माहट नहीं थी। वो उसे रेस्तरां के बाहर ले गया। बाहर तेज हवा चल रही थी, उसके कपड़ों के किनारे उड़ रहे थे। वो चुपचाप उसके पीछे चल रही थी, बिल्कुल बेजान कठपुतली की तरह। वो उसे किसी शानदार 5 सितारा होटल में नहीं ले गया। उसने कस्बे में ही उसने सबसे कम पर चुना, एक छोटा सा बेतरतीब सा होटल। कमरा बहुत छोटा था, बस बुनियादी फर्नीचर था। अंशुए जैसे ही अंदर आई, उसने नाक चढ़ा दी। उसके चेहरे पर घृणा साफ झलक रही थी। यहाँ सच में वो एक कुर्सी पर बैठ गया जो लग रहा था बिखरने वाली है, और शांतिपूर्वक एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख लिया। मिस एन प्रेसिडेंशियल सूट्स की आदी है, इस तरह की जगह उसे शोभा नहीं देती है ना। तुमसे कहता हूँ, तुम पर खर्च करने को यही मेरी अधिकतम सीमा है, क्योंकि मेरी नजर में तुम बस इतनी ही कीमती हो। उसके शब्द उसके दिल पर फिर से चाकू की तरह थे। वो चुपचाप खिड़की के पास गई। उसने उसकी पीठ कर ली और बाहर के उदास नजारे को देखने लगी, बिल्कुल मूर्ति की तरह स्थिर। उसने उस पर और ध्यान नहीं दिया। उसने अपना फोन निकाला और शेयरों को मैनेज करने लगा। फार्मास्यूटिकल स्टॉक, जैसी उसने भविष्यवाणी की थी। पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छी खबरें आई थी। कीमत लगातार कई दिनों तक अपर सर्किट में बढ़ी थी। उसकी 10 लाख की पूंजी अब 30 लाख हो गई थी। स्क्रीन पर नाचते नंबरों को देखकर वो अविश्वसनीय रूप से संतुष्ट था। ये उसे अंशुए से बदला लेने से भी ज्यादा संतुष्टि दे रहा था। पता नहीं कितनी देर बीत गई। आसमान अंधेरा हो गया था। कमरे में हमने लाइट नहीं जलाई थी और जगह काफी धुंधली हो गई थी। अंशुए अब भी खिड़की के पास खड़ी थी। उसने उसे आवाज दी। उसका शरीर हल्का सा कौंपा, लेकिन वो धीरे धीरे घूमी और उसकी तरफ चलने लगी। उस धुंधली रोशनी में वो उसके चेहरे के भाव अच्छे से नहीं पहचान पा रहा था। बस वो खाली बेजान आंखें दिख रही थी। वो उसके सामने रुकी। वो उठा और कदम दर कदम उसे कोने में धकेलता चला गया। वो बिना सोचे पीछे हटती गई, जब तक उसकी पीठ ठंडी दीवार से नहीं टकराई।
उसने अपना हाथ उसकी ठुड्डी पर रखा, जबरदस्ती उसका चेहरा ऊपर उठाया। मुझे देखो अनसुए, अनसुए, क्या तुम जानती हो, मैंने इस दिन की अनगिनत बार कल्पना की थी। मैं तुम्हें पाने का लालच था, तुम्हें रुलाना चाहता था और मुझसे माफी मांगते मांगते जाता था, लेकिन अब तुम्हारा ये चेहरा देखकर मुझे सिर्फ खालीपन महसूस होता है। उसने हाथ छोड़ दिया और एक कदम पीछे हट गया। उनके बीच दूरी बना ली। वो उसे अचंभित देख रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अपनी जेब से वॉलेट निकाला, सारा कैश बाहर निकाल लिया जो उसके पास था, शायद कुछ 1000 रुपए। फिर उसने एक एक करके वो सब नोट उसके चेहरे पर उछाल दिए। ये पैसे ले और यहाँ से चली जा। क्या तुम चाहती थी कि मैं तुम्हारी मदद करूं? क्या तुम्हें लगता है कि बस अपना बलिदान करके मैं फिर से तुम्हारे परिवार के लिए बेवकूफों की तरह काम करने लगूंगा? तुम खुद को बहुत ऊपर समझती हो और मुझे बहुत नीचे। आज मैं तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि मैं वाकई तुम्हारे साथ कुछ करना चाहता था। मैं तुम्हें यह एहसास कराना चाहता था कि तुम्हारा वो तथाकथित बलिदान जो तुम्हें बहुत कीमती लगता है, मेरी नजरों में कितना दयनीय और हास्यास्पद है। उसके चेहरे पर पहले ताज्जुब, फिर अपमान और आखिर में पूरी तरह बर्बादी छा गई। वो फर्श पर गिर पड़ी और दोनों हाथों से अपना चेहरा छिपाकर दिल दहला देने वाली चीख निकाली। वो उसे ठंडे दिल से देख रहा था, बिना किसी दया के। उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था वो उसके अपने कर्मों का फल था। उसने करवट बदली, कमरे का दरवाजा खोला और बिना पीछे देखे सीधा बाहर चला गया। जब वो होटल के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो उसने अपनी पीठ पीछे उसकी बेतहाशा चीख सुनी, चेन्यू, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों? वो बिना मुड़े रुका और शांतिपूर्वक बोला, तुमने खुद अपना रास्ता चुना था, इसका कभी मलाल मत करना। ये कहकर उसने मजबूत कदम बढ़ाए और रात के अंधेरे में गायब हो गया। उसकी चीखें गूंजती रहीं और फिर धीरे धीरे दबकर बुझ गई। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।